जय हिंद बच्चों, आज मैं कक्षा 12वीं का मुद्रा बाज़ार का दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहले पार्ट में हमने मुद्रा बाज़ार में पूंजी बाज़ार पढ़े। अब हम इसके आगे जो स्कंद भी पढ़े हैं उसको पढ़ेंगे। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय स्कंद विनिमय, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में NSEI भी कहते हैं। इसकी स्थापना नवंबर 1992 में हुई थी, लेकिन इसने अपने कार्य का प्रारंभ अप्रैल 1993 से प्रारंभ किया। इसकी प्रार्थित पूंजी 25 करोड़ रुपए है और इस संस्था को IDBI, ICICI, SBI आदि बैंकों द्वारा एवं LIC और GIC आदि वित्तीय संस्थाओं के द्वारा स्थापित किया गया है। इस संस्था का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसमें प्रयुक्त सूचकांक को निफ्टी कहते हैं, जो कि आप निफ्टी नाम से काफ़ी जानकार होंगे। NSEI के मुख्य उद्देश्य हैं, क्योंकि ये स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक बाजार से पारदर्शिता लेकर आना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिससे कि किसी भी तरह की प्रतिभूतियों को क्रय विक्रय करने में किसी बात को गुप्तता नहीं रखी जा सके। दूसरा उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर बाजार स्थापित करना, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में आ जाते हैं तो आप पूरा नेशनलाइजेशन, जैसे जैसे इंटरनेट का पूरा जाल बिछा है उसके हिसाब से आपका मार्केट में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जा सकता है। तीसरा उद्देश्य निर्माता की अनिवार्यता से प्रतिभूति बाजार तैयार करना, उसके बाद प्रतिभूतियों का अधिक मूल्य मिलना और सौदों के लागत में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब आप नहीं करते हैं तो क्रय विक्रय करने में प्रतिभूतियों के काफ़ी समय भी व्यतीत होता है और इसमें खर्च भी अधिक आता है। तो इसका उद्देश्य इन बेकार के व्ययों को ना करके पारदर्शिता लेके आना और क्रय विक्रय को आसान बनाना। वर्तमान सभी को लाभ मिलना और स्थिति देश में लगभग 23 स्टॉक मार्केट हैं, शेयर मार्केट हैं, जिसमें मुंबई में सबसे बड़ा इसका मुख्यालय है। दूसरा आता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में OTCEI भी कहते हैं। ये 1990 में इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनाई गई, परंतु इसका कार्य 1992 से स्टार्ट हुआ। इसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। इसमें कम से कम पूंजी जो है 3 करोड़ रुपए होना चाहिए। ये अपनी जो भी आय होती है उसको लाभांश में नहीं बांटकर इसका उपयोग अपने उद्देश्यों के प्रचार प्रसार के लिए करते हैं। यह भी कंप्यूटरीकृत स्टॉक एक्सचेंज होता है, जिसमें प्रतिभूतियों को खरीदना और बेचना होता है और इसमें भी पारदर्शिता का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिस कारण से यहाँ प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने में विनियोक्ताओं को और कंज्यूमर को किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। OTCEI के कुछ कार्य जो कि मेन है, पहला है जैसे छोटी कंपनियों को कम खर्च पर सुविधाएं देना। ऐसी कंपनियां जो इनका व्यापार, इनकी पूंजी बहुत कम है, उनको कम खर्च पर सुविधाएं देना, उनकी प्रतिभूतियों को आसानी से मार्केट में क्रय विक्रय करने की सुविधाएं देती हैं। दूसरा है अंश और प्रतिभूतियों को तरलता देना। शेयर्स और सिक्योरिटीज़, इनको तरलता देने से मतलब है कि क्रय और विक्रय जब मार्केट में आएंगे, क्रय विक्रय होने से इन पे मोबिलिटी होती है। एक जगह से दूसरी जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक निवेशक से दूसरे निवेशक के पास जब जाएंगे तो इसमें मोबिलिटी होगी। तो क्रय विक्रय आसान बनाने से इसमें मोबिलिटी आती है और मोबिलिटी आने से विकास दर बढ़ेगी। निवेशकों को स्वतंत्रता देना, इसका मुख्य कार्य ये भी है कि जो भी निवेशक हैं जो प्रतिभूतियों को खरीदेंगे, उनको इस बात की स्वतंत्रता देते हैं कि आप किसी भी सिक्योरिटी को परचेज कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के, और इसमें आपको स्वतंत्रता होती है कि जो भी आपको जानकारी लेना हो उस जानकारी को आप प्राप्त करके निवेश कर सकते हैं। इसमें पारदर्शिता देना भी इनका एक मुख्य कार्य होता है OTCEI का, कि जो भी निवेशक अगर ये चाहे कि उसे लगता है कि किसी बात को छिपाया जा रहा है तो वो इसमें इनसे शिकायत करके ये बात को क्लियर कर सकते हैं कि जो प्रतिभूतियां हैं जिससे संबंधित हमको जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जाए
और यही काम OTCI करते हैं और उनको पारदर्शिता देते हैं, जिससे कि उनका क्रय और विक्रय प्रतिभूतियों का आसान हो पाता है। तीसरा स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय स्कंद विनिमय कार्यप्रणाली, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको हम शॉर्ट में TPNSE भी कहते हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज में स्क्रीन बेस्ड पद्धति को शामिल किया गया है, जिसके लिए अंतरिक्ष संदेशवाहन को अपनाया जाता है। इस विनिमय में अलग अलग शहरों में बैठे सदस्य एक दूसरे से VSAT यानी वेरी स्मॉल अपर्चर ट्रांसमिशन से प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। ये सभी सदस्य अपने मुंबई में स्थित या स्थापित अपने विनिमय में लगे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। इसमें उच्च स्तर की पारदर्शिता संभव होती है और इसमें कहीं किसी को भी नहीं जाना पड़ता, बल्कि पूरा देश ही एक पटल पर बन जाता है। यानी सभी इंटरनेट के माध्यम से जुड़े रहते हैं और पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है या क्रय विक्रय है एक मार्केट बन जाता है और इसमें क्रय विक्रय करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये पूरे एक ही पटल पे किए जाते हैं। इसमें सदस्य यदि कोई प्रतिभूति क्रय करना चाहता है तो वह क्रय का ब्यौरा कंप्यूटर को भेजता है, कंप्यूटर इसे रिकॉर्ड कर लेता है और सदस्यों के जो दूसरे सदस्य अगर अपनी किसी तरह की प्रतिभूतियों को बेचना चाहते हैं तो वे भी अपनी डिटेल्स कंप्यूटर को भेजते हैं। कंप्यूटर इन क्रेता और विक्रेता दोनों के द्वारा मांगी गई और दी गई जानकारियों के आधार पर ट्रांजैक्शन को मिलाने की कोशिश करता है। जब ये ट्रांजैक्शंस मिल जाते हैं तब ये सौदा बन जाता है और क्रय और विक्रय पूरा हो जाता है। इस प्रकार यह एक ऑटोमेटिक ट्रेडिंग मशीन मैकेनिक सिस्टम है, जिसमें सभी को उचित मूल्य मिलता है और इसमें किसी तरह की कोई बार्गेनिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैनुअली या फिजिकली आप आसानी से अपने ब्यौरे के आधार पर किसी भी प्रतिभूति को क्रय कर सकते हैं या उनको बेच सकते हैं और आपको किसी तरह के कस्टमर को ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा आपका स्टॉक एक्सचेंज में आता है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, आपने नाम सुना भी होगा पहले। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निगम, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। इसके संगठन में 5 सदस्यों का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसके संगठन में एक अध्यक्ष होते हैं, 2 सदस्य होते हैं, जिस 2 सदस्यों में एक सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत होता है, यानी केंद्र सरकार उसको अपॉइंट करती है, और दूसरा सदस्य वित्त विभाग या कानून विभाग के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उनके द्वारा मनोनीत होता है। फिर एक सदस्य रिजर्व बैंक के कोई अधिकारी हो सकते हैं, रिजर्व बैंक मनोनीत करता है। इसके बाद 2 सदस्य जिनको केंद्र सरकार नियुक्त करता है। तो कुल मिला के आपके 5 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। इस संस्था में अध्यक्ष को हटाकर 5 सदस्य और अध्यक्ष को मिलाकर 6 सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। इन सभी सदस्यों को केंद्र सरकार नामांकित करती है और इन सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सेबी का मुख्य कार्यालय मुंबई में है और सेबी को केंद्र सरकार के सामने समय समय पर अपने कार्यक्रम बताना पड़ते हैं या उसको अपना एजेंडा बताना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि वो भारत देश के विकास के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं या उनकी आगे की रणनीति क्या है। क्या वे भारत की या देश की नेशनल इनकम में किस तरह से अप्रोच कर पा रहे हैं, क्या उसको बढ़ा पाएंगे, क्या बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे, क्या इन कंपनियों को उस पायदान पर लेके जा पाएंगे जिससे कि हम मल्टीनेशनल कंपनी के लेवल में आ सकें। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कुछ मुख्य उद्देश्य, जैसे पहला है विनियोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना, क्योंकि विनियोक्ता प्रतिभूतियों को क्रय करते हैं मार्केट से और उनके जो भी अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा का पूरा दायित्व सेबी का रहता है, जिससे कि उनको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए
बल्कि उन्हीं को नहीं, उनको देखते हुए दूसरे विनियोक्ताओं को भी उस समय या आने वाले समय में किसी तरह की कोई ऐसी भावना न उत्पन्न हो कि हमारे पैसा या हमारे किसी तरह के अधिकार सुरक्षित नहीं है। तो अधिकारों की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है क्रय विक्रय बाजार को विकसित करना। क्रय विक्रय बाजार को विकसित करने से तात्पर्य है कि क्रय विक्रय में अधिक से अधिक प्रतिभूतियों और शेयर्स को सम्मिलित करना इसके अंतर्गत आना चाहिए। तीसरा है इसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार का नियमन करना। प्रतिभूति बाजार में नियमों को बनाना नियमन कहलाएगा और इस नियमन को अच्छी तरह से नियमित करने का काम सेबी का होता है, जो कि इसके आधार पर नियम बनाए जाते हैं और तय किए जाते हैं। प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता लाना। प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता से मतलब है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी बात जो विनियोक्ताओं को समझ से परे हो या उसे लगता हो कि कोई गुप्त बात इन्होंने इसमें छिपा के रखी जो हमको जानना ज़रूरी है, तो अगर ऐसी किसी तरह की अनभिज्ञता है तो उसको दूर करना और किसी भी तरह के लेन देन को पारदर्शित करने के लिए पूरा भार सेबी का रहता है, जो कि वो पारदर्शिता लाने इनका उद्देश्य है। सेबी का एक कार्य यह भी है कि वो कपट और दुराचार को रोकते हैं। कोई भी अगर ऐसी प्रतिभूति बेचने यहाँ आया है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति को धोखे से पैसा हड़प सकता है, तो ऐसा करने के लिए कपट और दुराचार के लोगों को या जो बेचने वाले विक्रेता हैं उनको रोककर उन पर कड़े प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे कि कपट और दुराचार आने वाले समय में कोई और दूसरा भी नहीं कर सके। जनता की बचतों का प्रवाह बनाए रखना, यानी जनता की जो बचतें हैं उनको उन लोगों तक पहुंचाना जिनको इन फंड्स की आवश्यकता है। इसके लिए भी सेबी काम करता है, जो कि देश के विकास के काम आता है और इसके देश के विकास और प्रगति जिस पर डिपेंड रहती है। तो सेबी वे सभी काम करता है जो कि देश की भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। सेबी के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सुरक्षात्मक कार्य, दूसरा है नियामक कार्य और तीसरा है विकासात्मक कार्य। तो इस तरह से सेबी का कार्यों की रूपरेखा विस्तृत है, जिसमें सुरक्षात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं अनुचित व्यापार पर रोक लगाना। तो ऐसे व्यापार जो कि ठीक नहीं है और देश के विकास में इनका किसी तरह का कोई योगदान नहीं है, तो ये उन व्यापारों को रोकता है और उनको अलग करता है। दूसरा है मध्यस्थों और विनियोक्ताओं को शिक्षित करना और प्रॉपर ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। मध्यस्थ जो कि क्रेता और विक्रेताओं के बीच की कड़ी होता है, उनको प्रतिभूतियों से संबंधित जानकारी देना और यही जानकारी विनियोक्ताओं को भी देना कि उनको कहाँ पैसा लगाना लाभकारी रहेगा। तो यदि आवश्यकता पड़ती है तो इन लोगों को शिक्षित करना और इनको आवश्यक प्रशिक्षण करने की पूरी व्यवस्था का काम सेबी करता है। तीसरा सुरक्षात्मक कार्य के अंतर आएगा धोखाधड़ी रोकना। तो ऐसे मध्यस्थ या ऐसे दलाल जो कि विनियोक्ताओं के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी करके उनके रुपयों को गबन करते हैं, इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए सेबी प्रयासरत रहता है और आवश्यकता पड़ने पर ऐसे व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई भी करता है। सुरक्षात्मक कार्य में चौथा कार्य आता है क्रय विक्रय का नियंत्रण और नियमन करना। तो क्रय विक्रय एक समय में कितने होना चाहिए, एक दिन में कितने क्रय विक्रय होना चाहिए और इसका सही उचित वितरण बनाए रखना और इस पर नियंत्रण भी रखना। कहीं किसी लिमिट से, किसी सीमा से अधिक क्रय या विक्रय ना हो, उस सीमा को बांधे रखना, तो नियंत्रण करना और इसके बारे में जितने भी नियम कायदे कानून हैं ये सब बनाना इसका कार्य होता है। सेबी का नियामक कार्य, तो नियामक कार्य के अंतर्गत आते हैं पहला नियम यानी व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल्स ऑफ रेगुलेशन हैं, वो पूरे व्यावसायिक रूल्स ऑफ रेगुलेशन सेबी के द्वारा ही किए जाते हैं। उसी के आधार पर कोई भी व्यवसाय पंजीकृत होकर अपना व्यवसाय आसानी से क्रमबद्ध तरीके से करता है। दलालों पर नियंत्रण करना। दलाल
वह मध्यस्थ होता है जो कि क्रेता और विक्रेता दोनों को साथ में लेके आता है और दोनों से कमीशन लेता है। तो इन पर इस तरह से नियंत्रण करते हैं कि वे कहीं अधिक कमीशन पर तो इन मध्यस्थता का काम नहीं कर रहे हैं, तो इस पर रोक करते हैं और इन पर नियंत्रण करते हैं। तीसरा नियमन का कार्य होता है पंजीयन करना, यानी म्यूचुअल फंड या विनियोगी, इनका रजिस्ट्रेशन का काम सेबी के द्वारा किया जाता है, जो कि प्रॉपर तरीके से किसी भी व्यापार व्यवसाय को स्टार्ट करने में आवश्यक होता है। योजनाओं को पंजीकृत करना भी इसका कार्य है। जो भी प्लानिंग है, इन प्लानिंग को, क्या ये प्लानिंग हमारे विकास दर को ऊंचा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अगर हमारे फेवर में है, देश के फेवर में, तो इन योजनाओं को वो पंजीकृत करते हैं, अन्यथा उसको पंजीकृत नहीं करते हैं। अगला इसका नियामक कार्य है संगठन निर्माण। ये संगठन का निर्माण करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं जो कि उचित कार्रवाई करते हैं और इसका सहयोग करते हैं। इसका नियामक कार्य में एक कार्य है कि दंड व्यवस्था बनाना। ऐसे मध्यस्थ या दलाल या ऐसे धोखेबाजों को रोकना और रोककर उनके साथ साथ उनकी दंड की व्यवस्था करना कि उनको किसी तरह की पेनल्टी लगाना या अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनको कारावास भी कराने का कार्य सेबी का होता है। अंतिम कार्य इसका है विकासात्मक कार्य, जो कि मेन कार्य है इसका। तो विकासात्मक कार्य में पहला है निवेशकों की शिक्षा की व्यवस्था करना। अगर कोई नया निवेशक है, नया इन्वेस्टर है और वो ये चाहता है कि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिले कि मुझे किस तरह की प्रतिभूतियों को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, उसकी मुझे उचित जानकारी मिले, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की व्यवस्था और शिक्षा की उचित व्यवस्था ये करते हैं, जिससे कि निवेशकों को सेबी में पैसा लगाने पर आसानी होती है और भरोसा भी बढ़ता है। दूसरा कार्य है विकासात्मक में मध्यस्थों को प्रशिक्षित करना। तो मध्यस्थों को प्रशिक्षित करने का दायित्व भी सेबी पर है, जो कि मध्यस्थ को, ये क्रेता और विक्रेता को किस तरह से सम्मिलित करना है, किस तरह को उनको सौदे को प्रॉपर तरीके से बनाना है, बिना किसी रोक टोक के या बिना किसी अवरोध के बनाने के लिए इनको शिक्षित करते हैं। शोध कार्य बनाना, तो सेबी का एक कार्य है कि वो रिसर्च प्रोग्राम भी करते हैं कि विकास के लिए, देश के विकास के लिए किन कार्यक्रमों का होना चाहिए, उस तरह के लिए ये शोध कार्य भी करते हैं, रिसर्च करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर नियमों को थोड़ा सा बदल कर विकास की ओर अग्रसर करते हैं। उपयोगी सूचनाओं को बढ़ाना, ये वे सभी सूचनाएं जो हम विनियोक्ताओं के लिए और क्रेता विक्रेता दोनों के लिए, मध्यस्थों के लिए आवश्यक हैं, ऐसी सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कार्य भी सेबी करता है। ये आचार संहिता का पालन भी करवाता है। आवश्यकता पड़ने पर जो आचार संहिता का पालन नहीं करता है उस पर उचित कार्रवाई का भी काम करता है, जिससे विकास के कार्य नहीं रुकते हैं। तो बच्चों, ये हमारा वित्तीय बाज़ार का दूसरा पार्ट था, जो कि वित्तीय बाज़ार अब हमारा समाप्त हुआ है आज। उम्मीद है आप लोगों को ये सभी अच्छी तरह से समझ आया होगा। आप लोग बच्चों इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको पढ़िए, जिससे कि आपके अच्छे नंबर आएँ। धन्यवाद।